बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स 2025 पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 8 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा आज हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस दफ़ा ये जो आपकी बुक चेंज हुई है बेटा, इसमें एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं। तो ये लाजमी सी बात है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइजेस से भी पूछे जाएंगे। और वैसे भी आपका 70% बेस बेटा जो पेपर होता है वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल और क्वेश्चन हैं जिन्हें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की कैटेगरी आप ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल है। तो चीज़ें आपकी लाजमी तौर पर एक्सरसाइजेस से पूछी जाती हैं एफएससी में। तो तवज्जो से एमसीक्यूज को सुनना और समझना है। इनसे रिलेटेड मिलता जुलता कोई एमसीक्यूज आ जाता है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो बेटा फर्स्ट आपके पास है 8.1, द फेनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज। बेटा पोलराइजेशन थी क्या? पोलराइजेशन हम कहते हैं द फेनोमिना ऑफ मिनिमाइजिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। आपको पता है ना, जब एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है लाइक सन से या बल्ब से जो लाइट आ रही है, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, इसके बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ना, उसके बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हैं अनपोलराइज्ड लाइट में। अगर मैं सिर्फ इसका एक प्लेन बना दूं, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो मैं कहूँगा कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड। अब उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है पोलराइड की, ठीक है, या पोलराइजर फिल्टर की आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलराइज्ड फिल्टर है ना, इसके अंदर जो इसका एक्सिस है वो आप देखें, इस वक्त ये जो एक्सिस है ये इस वाले प्लेन के एग्जैक्ट पैरेलल है। तो ये वाला जिस वक्त इस वक्त मेरा कर्सर है प्लेन, ये इसमें से गुजर जाएगा। जो भी बाकी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, वो इसे ब्लॉक कर देगा। तो अब ये जो हमें यहाँ पर आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये पोलराइज्ड क्या है आपके पास, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द फेनोमिना टू चेंज अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और अब आप देखें ए ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं भाई ये तो हो नहीं सकता। सी है द एबिलिटी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं ज़रूरी थोड़ी है कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। अगर ये एक्सिस हॉरिजेंटल होता तो ये वाली गुजर जाती इसमें से, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास है द फेनोमिना ऑफ लाइट चेंजिंग कलर, नहीं जी कलर जो भी है, रेड था तो रेड ही है, यहाँ पर ब्लू तो नहीं हो गया, ठीक है। बी है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू वाइब्रेट इन अ स्पेसिफिक प्लेन। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो वाइब्रेशन रैंडम थी, हर डायरेक्शन में थी, बट यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो जस्ट अप एंड डाउन है, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। तो रीज़न क्या है जी, द फिनोमिना ऑफ मिनिमाइजिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। स्पेसिफिक प्लेन में लाइट क्या करती है आपकी, ऑसिलेट करती है, ठीक है। और ये इसकी प्रोपिगेशन है, और ये डायरेक्शन ऑफ रे दिखाई गई है कि इस तरफ ये प्रोपिगेट कर रही है। तो बी, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 8.2 है बेटा आपके पास, मेलस ला स्टेट्स दैट। मेलस ला क्या थी जी? मेलस ला ना हमारे पास बेटा थी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जिसमें हम कहते थे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आई क्या है, आई नॉट क्या है भाई? आई नॉट जो है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। देखें सुन लें, वैसे तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन की, थोड़ा सा मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है जिसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हैं, जब वो इनिशियल पोलराइजर से गुजरती है, जिसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है जो इसके कंपोनेंट के पैरेलल होगा, मतलब जिस प्लेन के पैरेलल होगा वो इसमें से गुजर जाएगा। ये जो बोल्ड कलर का आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो आई नॉट है, और इसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ पोलराइज्ड लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एनालाइजर। एनालाइजर आप सेकंड पोलराइजर को भी कह सकते हैं। एनालाइजर में ना ऑप्टिकल कैविटी होती है, जो क्या करती है,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन है ना उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करती है, उसे ख़ास एंगल पे टिल्ट कर देती है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, और हमने पढ़ा था ये डेरिवेशन में ए नॉट साइन थीटा और ए नॉट कॉस थीटा। तो ए नॉट कॉस थीटा जो है ना वो एनालाइजर से गुजर जाता था, ठीक है। तो जिस वजह से फिर हम वो यूज़ करते थे इंटेंसिटी का फार्मूला आई इज़ इक्वल टू के ए स्केयर, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करते थे और फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर आता था आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा। तो जिस बच्चे ने डेरिवेशन देखनी है या समझनी है मेलस लॉ क्या है, उसको इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर मेलस लॉ वाला लेक्चर ओपन करेगा और उसे समझ सकता है, ठीक। तो ये जो आपके पास लाइट है कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये जो आपके पास लाइट है लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर, इनकी जो इंटेंसिटीज के दरमियान रिलेशन है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है यहाँ पर इंटेंसिटी आई है, वो रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, उसे हम मेलस लॉ कहते हैं। अब बी ऑप्शन देखें तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ साइन, भाई साइन तो है ही नहीं, कॉस थीटा, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी देखें द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड एनालाइजर, नहीं, थीटा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कॉस थीटा की है। डी है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं जी, तो शुरू से ही गलत हो गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। The intensity of light is directly proportional to the square of the cosine of angle between the light wave एंड द एनालाइजर। ये जो लाइट वेव गुजरी, ये लाइट वेव और ये एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस से जो एंगल बना रही थी थीटा, उसका कोसाइन है, तो कॉस के थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड बेटा फिर आपके पास एमसीक्यू है 8.3, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट्स पास थ्रू अ पोलराइजर। भाई हमने पढ़ा है, देखें कि पोलराइजर क्या करता है, पोलराइजेशन का प्रोसेस करता है ना। जब आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट आ रही होती है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट, तो उसमें बहुत सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पोलराइड या पोलराइजर फिल्टर से गुजरती है, तो पोलराइड फिल्टर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस होता है उसके पैरेलल जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही गुजरता है, जस्ट ऐसा ही है, बाकी सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहले इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ से गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई बेटा, कम, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखिए रीज़न क्या है, आफ्टर पोलराइजेशन लाइट वाइब्रेट इन अ स्पेसिफिक प्लेन विच इज़ लेस इंटेंसिव, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी तो वो लेस इंटेंसिव होगा। तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो बेटा बीटा ठीक है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, सेम भी नहीं रहेगा और ज़ीरो भी नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस्ड पोलराइजेशन में जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, जब ज़ीरो भी कब होती है, जब इसी पोलराइज़र के सामने एक और पोलराइज़र या एनालाइज़र पड़ा हो जिसमें इसका ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, वर्टिकल, उसका ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, मतलब दोनों के दरमियान एंगल 90 हो, तो वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर बेटा आपके पास है जी 8.4, द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर इज कॉल्ड। अच्छा भाई, अगर हम हायर लेवल्स की बात करें ना, हायर क्लासेस की, लाइक हमने बीएस में पढ़ा ये टॉपिक, तो वहाँ पर हमने ये वर्ड पढ़ा था एजिमुथ एंगल, ठीक है। थीटा को क्या कहते थे आप, एजिमुथ एंगल, हायर क्लासेस, बट आपकी बुक में इसका जिक्र ही नहीं है एजिमुथ एंगल का। तो पेपर में अगर ये एमसीक्यू आता है तो आप ए अल्फा मार्क करेंगे, पोलराइजेशन एंगल, ठीक है। तो मेलस लॉ है ना, इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें जो थीटा है वो पोलराइजेशन एंगल है, ठीक है, क्योंकि एनालाइजर जो है वो वर्क कर रहा है एज अ सेकेंड पोलराइजर, सही है, तो कर तो वो भी पोलराइज का ही काम रहा है ना। 8.5 है जी, द की पर्पज ऑफ एन एनालाइजर इन पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट इज, क्या जी आपका की पर्पज है। अच्छा, अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो है ना टिक हो गए गलती से, बी और सी। मैं एक तो बताता हूँ इनमें से ठीक कौन सा है। ए है टू पोलराइज द लाइट, बी है जी टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बीटा करेक्ट है जी, बी, ठीक है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, टू फिल्टर आउट अनवांटेड लाइट, भाई अनवांटेड लाइट को फिल्टर नहीं करता, ठीक है। पोलराइज लाइट पहले ही हो चुकी होती है एनालाइजर से पहले, जब हम उसे पोलराइजर से गुजारते हैं, तो ए और डी तो हो नहीं सकते। सी है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं चेंज करता, उसे रोटेट कर देता है, ठीक है। मतलब कि इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे होते हैं ना, तो आपने अभी देखा था इस डायग्राम के एंड में आपको फाइनल इंटेंसिटी मिल रही है ना, इंटेंसिटी का रिलेशन मिल रहा है प्लेन पोलराइज लाइट के दरमियान, और जब वो प्लेन पोलराइज लाइट एनालाइजर से गुजर रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है ना बेटा हमारे पास, वो है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये नहीं है, ये बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपके पास है जी द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेलस लॉ। हाँ जी, अभी हमने पढ़ी है, क्या थी जी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाकी टेन भी नहीं होता, साइन भी नहीं होता, कॉड भी नहीं होता। ठीक है, हमने पढ़ा ना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बेटा आपके पास है 8.7, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड द एनालाइजर ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, वो पोलराइजर से गुजरे या एनालाइजर से गुजरे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर उसने लिखा है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एंगल, हम एंगल बढ़ा रहे हैं, तो हमें कैसे पता कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। बीटा करेक्ट है, बट हाउ, तो रीज़न मैंने दी है, बाय मेलस लॉ बेटा हम जानते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखें थीटा इंक्रीज करने से ना कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। वो कैसे, कॉस 0 डिग्री पे ना बेटा 1 होता है। ठीक है, अगर आप लेंगे ना कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो वो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ठीक है, 0.8687 समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आप लेंगे ना आगे कॉस 45 डिग्री, तो वो वैल्यू आएगी 1/√2, मतलब वो 1 से छोटी होगी। फिर आप लेंगे ना कॉस 45 के बाद कॉस 60 ले लें। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/2, 0.5। और फाइनली जब आप लेंगे ना कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब आप एक चीज़ देखें कि कॉस थीटा यहाँ पर 0 है, 0 से जब मैं थीटा को बढ़ा के 90 तक ले गया, तो जो आंसर है वो बढ़ने के बजाय क्या हो गया, छोटा, क्योंकि इसकी रेंज ही 0 से 1 के दरमियान होती है। तो मतलब ये कि जब एंगल कम था तो आंसर ज़्यादा आ रहा था, और जब एंगल बढ़ रहा है तो कॉस का एंगल, कॉस का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एंगल पुट करके कम। तो इसका मतलब थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा बेटा कम होगा, तो इसका मतलब इंटेंसिटी कम होगी। समझ रहे हैं बात, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपके पास है जी 8.8, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट इज 1। अच्छा, अब यहाँ पर ना 1 कह रहा हूँ, मिस्टेक 1। नेक्स्ट है बेटा 8.8, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट इज व्हेन। हाँ जी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है आपको। ए ऑप्शन है द लाइट वेव एंड एनालाइजर आर परपेंडिकुलर। भाई अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होता है, और मेलस लॉ के मुताबिक कॉस 90 पे 0 होता है और इंटेंसिटी 0 होती है। द लाइट वेव एंड एनालाइजर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, द लाइट वेव एंड द एनालाइजर आर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, या बी है द लाइट वेव एंड द एनालाइजर आर पैरेलल। तो इसका ऑप्शन है बेटा मैक्सिमम के लिए बी, बीटा। कैसे, वी नो डैट मेलस लॉ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है ना वो तब होती है कि जो, इस डायग्राम को ज़रा देखें, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये जब यहाँ से गुजरे तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ही रहे जितनी यहाँ पर थी। मतलब यहाँ आई नॉट थी ना, तो इन शॉर्ट आई आपका किसके बराबर होना चाहिए, आई नॉट के बराबर होना चाहिए। तो आई बेटा आपका आई नॉट के बराबर तब होता है जब कॉस 0 डिग्री हो, और कॉस 0 डिग्री तब होता है जब आपके पास लाइट वेव और एनालाइजर पैरेलल रखे हुए हो। ठीक है, तो कॉस 0 पे 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो तब आई इज इक्वल टू आई नॉट की कंडीशन होगी। ठीक है, तो पैरेलल के वक्त मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी मेलस लॉ में। 8.9 है जी द अनवांटेड लाइट डेट इंटरफेस विद वी एन इज टर्म्ड एज। भाई आपकी बुक में लिखा हुआ है, मेंशन इन टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में, स्काई फोटोग्राफी में हमने पढ़ा था कि अनवांटेड लाइट जो है ना, जो हमारे वी एन को इंटरफेस करती है, वो ग्लेयर होती है, चमक। ठीक है, तो ग्लेयर बीटा मार्क कर लीजिए आप। फिर है बेटा आपके पास 8.10, हु प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। जी बुक की लाइन है, 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्शन दी थी बेटा ग्रेविटेशनल वेव की, कि जब भी आपके पास जो है रिपल्स बनते हैं स्पेस टाइम में ड्यू टू कॉस्मिक इवेंट्स, जो कि आपके पास स्पेस टाइम की स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन से बनता है, कंप्रेसिंग होती है जब दो न्यूट्रॉन स्टार टकराए या ब्लैक होल टकराए या मर्जर हुआ,
तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्शन दी थी और इसके तकरीबन 100 साल बाद जो है जी इसकी डिटेक्शन की गई लीगो से। ठीक है, वो हमने पढ़ा था सारा का सारा। फिर आपके पास है जी 8.11 व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ जी, ये भी बताया, रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ठीक है, तो जो रिपल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं ना कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग की वजह से स्पेस टाइम में, वो क्या हैं, ग्रेविटेशनल वेव। और मेंशन इन टेक्स्ट बुक ग्रेविटेशनल वेव के टॉपिक में लिखी हुई है डेफिनेशन आपकी। ठीक है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर बेटा 8.12 है विच इज़ द प्राइमरी मेथड यूज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। हाँ जी, लीगो का भी मैंने जिक्र किया था। लेज़र, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है बेटा वो जस्ट आपकी डेली लाइफ में जो ग्लासेस या ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रेडियो टेलीस्कोप जो है ये रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है। इसी तरह ग्रेविटेशन लेंसिंग का अपना पर्पज़ है, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव जो है वो हम लेज़र इंटरफेरोमेट्री डिवाइसेस लीगो या विर्गो से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक लीगो एंड विर्गो। लीगो यूएसए में है, विर्गो इटली में है आपके पास। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज है 8.13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। हाँ जी, प्राइमरी सोर्स जो ग्रेविटेशनल वेव का है वो है बाइनरी ब्लैक होल मर्जर। जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो बेटा ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। सोलर फ्लेयर्स भी नहीं है, हर्ट क्रैक भी नहीं है, सुपरनोवा भी नहीं है। ठीक है, सुपरनोवा स्पेशल टाइप में आता है कि जब स्पेस में एक्सप्लोजन होता है और कोई स्टार फट जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स की बात की जा रही है उसमें अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न है कॉस्मिक इवेंट लाइक द क्लियर ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल मर्जर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज बेटा क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।